Hello friends, welcome to A1IS. Today we will discuss one of the important topic in Indian polity. आप देखे होंगे इस पे बहुत सवाल रहता है, साथ में मेंस में भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे टॉपिक पे सवाल आते हैं। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखिएगा तो ये भी टॉपिक पे सवाल आता है। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो टॉपिक इज मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट। मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि किताब में भी देखेंगे और कहीं भी तो आपको बड़ा यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से किताबों में लिखा रहता है तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम आज बेसिक लैंग्वेज में एकदम बेसिक वे में समझेंगे कि मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट क्या क्या होता है। आपको पता है कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है हाउस में, एनी हाउस में, वो लॉ बनता है तभी जब वो पास होता है। और पास कैसे होता है? जब गवर्नर या प्रेसिडेंट उसे एसेंट देते हैं। लेकिन इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बिल को पास करना। अब बिल को पास करने के लिए पहले रीडिंग होते हैं, फिर डिस्कशन होगा, सारा चीज होता है। लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बिल को पास करना इन द मेजोरिटीज। तो मेजोरिटी का मतलब है एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए इन द फेवर और अगेंस्ट, कि आप बिल को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर में या अगेंस्ट में, आपको उस मिनिमम नंबर सपोर्ट चाहिए। तो जब तक आप मिनिमम नंबर सपोर्ट से वो बिल पास नहीं होगा वो तब तक लॉ नहीं बन सकता। और जब वो लॉ तभी बनेगा जब लास्ट में वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट देगा। तो इट मीन्स दैट एनी बिल when converted into law, any bill is converted into law, तब आप कह सकते हैं इसमें मेजोरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमें यह समझना है विथ डिफिनेशन कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट होते हैं या किसी भी हाउसेस में होते हैं। तो वो एक एक इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेजोरिटी हम किस बिल में कहां पे यूज करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफिनेशन, जब हम एक नॉर्मल डिफिनेशन की बात करें तो इट्स ए मिनिमम नंबर, इट्स ए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नीडेड इन पार्लियामेंट टू पास ए एनी बिल। तो ये मिनिमम नंबर एक क्राइटेरिया है। अब हम समझेंगे कितने तरीके के मेजोरिटीज होते हैं पार्लियामेंट में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चार। तो पहला है वो है सिंपल मेजोरिटी। अगर हम दूसरे की बात करें तो इफेक्टिव मेजोरिटी। And the third one is the absolute majority. Fourth one is special majority. अब यही है स्पेशल मेजोरिटी। चार तरीके के होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो थोड़ा सा स्पेशल मेजोरिटी में कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आप किताब पढ़ रहे हैं तो वो किताब के जो लैंग्वेज होते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है, वहां से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आप बहुत कॉमन चीज में अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, सेशन को ध्यान में रखते हुए जब सुनते होंगे, सेशन को समझते होंगे, पार्लियामेंट या हाउसेस को या लेजिस्लेचर को, तब आप सारे मेजोरिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हम जब एग्जाम्पल में बिल्स देखेंगे कि किस बिल पे कैसा या मोशन पे कौन सा मेजोरिटी यूज होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिंपल मेजोरिटी। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी टर्म से ही समझ में आ रहा है
वर्ड्स को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, इट्स ए सिंपल। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट मींस दैट 50% प्लस किसी भी चीज को अगर आपको पास करना है, मानकर चलिए 10 लोग हैं, अगर 10 लोग में आपको सजेशन लेना है, रिकमेंडेशन लेना है या किसी चीज को पास करना है, तो आप वोटिंग करेंगे। तो आपको चाहिए कि भाई 10 का 50% उससे ज्यादा। तो कहने का मतलब अगर किसी भी 6 लोग ने उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में, तो कहने का मतलब हर जगह 50% प्लस देखा जाता है। तो जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं किया गया कि टोटल मेंबर्स इतने मेंबर्स होने चाहिए। आपको पता है किसी भी हाउस रन करने के लिए थ्रू अंडर आर्टिकल 100 हमें एक कोरम चाहिए, तभी हाउस रन हो सकता है। कोरम का मतलब हो गया ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, तभी आप हाउस चलाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 लोग आए और अपने हाउस में जो भी डिसीजन है या कोई भी प्रोसीडिंग्स है या कोई डिस्कशन है वो शुरू कर देंगे। तो अंडर आर्टिकल 100 में बिल कैसे पास होगा इसको लेकर भी बोला गया, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, जिसे हम कोरम कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 10, जहां पे कहा गया है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल मेंबर की बात करें लोकसभा में तो 543 है, और 543 का अगर हम 1/10 की बात करें तो इट इक्वल टू द 55। तो 55 लोग तो हमें चाहिए किसी भी हाउस को प्रोसीड करना है, वहां पे कुछ भी होगा। अगर इस 55 से नीचे रहेगा तो स्पीकर और चेयरमैन, राज्यसभा में अगर 1/10 टोटल मेंबर का प्रेजेंट नहीं रहा तो दे विल डिसाइड, और हाउस को एक तरीके से स्थगित कर दिया जाएगा। तो हाउस रन करने के लिए जो पहला हमें इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि मिनिमम नंबर तो होना चाहिए, उसको कोरम कर रहे हैं। और वो मिनिमम नंबर कितना होगा? अगर वी टॉक अबाउट लोकसभा तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 55 लोग हाउस में प्रेजेंट होंगे, तब हम पार्लियामेंट के सेशन को एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके मिनिमम इससे नंबर कम रहेगा तो हम उस चीज को स्थगित कर देंगे, और इसका पावर स्पीकर और चेयरमैन को रिक्वायर्ड देयर स्पेसिफिक हाउसेस। अब हम जब सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि इतने नंबर चाहिए, इतने मेंबर चाहिए, बस कोरम हो। अगर 55 लोग ही हैं, अगर आपको कोई बिल पास कराना है तो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मानकर चलिए हम एक बिल लेकर आए, अब इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, तो हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोरम का एग्जाम्पल देखते हैं कि कोरम कह रहा है कि हमें 55 लोग चाहिए मिनिमम हाउस। अब इस 55 का हमें 50% करेंगे, उससे अगर उससे मैक्सिमम होगा तो बिल पास हो जाएगा। अब हम 55 का आधा करते हैं तो लगभग 28 लोग अगर बिल के सपोर्ट में देते हैं, तो 28 लोग अगर बिल को पास कर दिए तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग दे विल पास द बिल। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखकर चलते, थोड़ा सा बड़ा फिगर लेते हैं कि 543 हमारा एक हाउस का स्ट्रेंथ है, उसमें से 300 लोग ही आते हैं, 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इस प्रेजेंट एंड वोटिंग का हमें 50% मोर देन चाहिए, तो हमारा सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा। तो 300 के लिए हमें कितना चाहिए? 151 मेंबर्स। इफ वी पास तो 50% मोर देन हो गया। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब सिंपल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, उसका हमें 50%, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% चाहिए, मोर देन 50% द बिल इज पास फ्रॉम द सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल देखिएगा तो बिल्स लाइक, कोई सा ऑर्डिनरी बिल को अगर आप देखिएगा, ऑर्डिनरी बिल वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। दूसरा एग्जाम्पल मोशन ऑफ थैंक्स, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शंस हुए, ये सब एग्जाम्पल है जहां सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है। क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ये भी एग्जाम्पल है अंडर आर्टिकल 169। तो ये सब जो चीज होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से, अगेन आई एम रिकॉलिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका मोर देन 50%। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल मेजोरिटी। अब हम मूव करते हैं दूसरा, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, अब इसको समझिए। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कह रहा है? इफेक्टिव शब्द समझ के आ रहा है कि हम इफेक्टिव नंबर की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव नंबर की बात कर रहे हैं। अब इफेक्टिव नंबर वही होगा जो एक तरीके से वहां के मेंबर होंगे। मानकर चलिए वी नो दैट लोकसभा हैविंग ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ 543, लेकिन जो इफेक्टिव मेंबर्स होंगे उसमें हमें देखना होगा कि टोटल मेंबर कितने वहां पे इफेक्टिव है, जो एक तरीके से वहां के हाउस के मेंबर है। अब 543 में 15 लोग का सीट खाली है, वैकेंट है, 15 सीट वैकेंट है। कारण कुछ भी हो सकता है, डेथ हो सकता है, रिजाइन हो सकता है। रिजाइन क्यों हो रहा है? तो लोकसभा के मेंबर ने, हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, वहां के मेंबर हो गए, तब सीट खाली हो जाएगा। अगर किसी कारणवश डेथ हुआ तो सीट खाली होगा। राज्यसभा के मेंबर बन गए या मेंबर ऑफ या प्रेसिडेंट बन गए, कहीं के गवर्नर बन गए, तो ये सब कारणवश सीट खाली होगा। तो जब हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें टोटल मेंबर से हमें वैकेंट सीट माइनस करना होगा, वैकेंट सीट माइनस करना होगा, और वो जितना निकलेगा उसका मोर देन 50%। तो मानकर चलिए 543 सीट है और 15 सीट खाली है, तो कितना हो जाएगा? 428, सॉरी 528। 528 का अगर हम 50% निकालते तो उसका मेजोरिटी देखना है, तो कितना हो जाएगा? 264। तो इसका मतलब 264 लोगों का प्रेजेंट, उसका मोर देन 50%, हमेशा 50% मोर देन। तो हमें यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालना है और उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50%। तो 264 मतलब 265 लोग अगर प्रेजेंट रहेंगे, +1 कर दीजिए यहाँ पे, +1, तब हम उस मोर देन 50%, तो 265 लोग हमें चाहिए इन द सपोर्ट ऑफ द बिल, इन द फेवर और अगेंस्ट, तो बिल विल बी पास्ड। समझ में आ रहा है? अगर हम फेवर की बात करें तभी बिल पास होगा, अगर हम अगेंस्ट कर रहे हैं तो बिल विल नॉट पास, वो बिल ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो जब किसी भी बिल को अगर लॉ बनना है तो बिल पास होगा, और बिल पास होगा मेजोरिटी से। अब मेजोरिटी की हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी, इफ द सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन द 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, मोर 50% मोर देन द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम्पल की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, आपको पता है किसी भी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो बिल हो या मोशन हो वो कहां इंट्रोड्यूस होगा? वो इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का अगर हमें इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तो हमें बिल जो मोशन लाएंगे वो कोई हाउसेस में ला सकते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा में। लेकिन अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो बिल इंट्रोड्यूस ओनली राज्यसभा। अब राज्यसभा में हमने बिल लाया और वहां पे जो मोशन होगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने अभी समझाया। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होके देन बिल ट्रांसफर टू द लोकसभा, और वहां पे ऑर्डिनरी बिल की तरह या स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा, और वो रिजोल्यूशन एक तरीके से पास हो जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? अब हम थर्ड नंबर पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? जैसे हमने इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकाला, इफेक्टिव नंबर निकाला, उसमें से वैकेंट सीट को निकाल के,
तो जब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं तो टोटल मेंबर का हमें मोर देन 50% चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंटी। हमें कोई लेना देना नहीं है वैकेंट से, हमें कोई लेना देना नहीं है एब्सेंटी से, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो हमें पता है टोटल मेंबर कितना है 543, 543 को +1 कीजिएगा तो हमें जो मैजिकल फिगर चाहिए वो हुआ 272। तो मोर देन दैट हो कह रहा 50% मोर देन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हमने वैकेंट सीट को रिमूव कर दिया, उसके बाद मोर देन द 50% ऑफ द मेजोरिटी। हम जब एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं भाई, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम टोटल मेंबरशिप में से निकालेंगे ना। तो अगर टोटल मेंबरशिप, अगर टोटल स्ट्रेंथ है 543, उसका हमें मोर देन निकालना है, एंड दिस इज द इफेक्टिव एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बेसिकली दिस मेजोरिटी इज नो यूज इन द मैक्सिमम ऑफ द टाइम। लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट हो या यूनियन, अगर अपना एक तरीके से मेजोरिटी दिखाना है तो वो इसी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये रोल इसका यूज होता है। एनी स्टेट में और यूनियन में कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्रूव करती है। इसका यहाँ पे यही रोल है कंपेयर टू द मैक्सिमम ऑफ द मेजोरिटी। जैसे सिंपल मेजोरिटी को फंक्शनल मेजोरिटी बोला जाता है, वर्किंग मेजोरिटी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द बिल पास थ्रू द ऑर्डिनरी बिल, लाइक ए ऑर्डिनरी बिल, और वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, इसलिए उसे फंक्शनल मेजोरिटी भी बोलते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सरकार का बहुमत दिखाना है तो आपको इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के टर्म से आना। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल मेंबर की बात हो रहा है, उससे मोर देन 1, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंट्स एब्सेंटी, कोई लेना देना नहीं वैकेंट हो या एब्सेंटी हो, हमें 543 का मोर देन वो चाहिए, उसका 50% मेजोरिटी, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। Now moving forward, the fourth one and the important one, special majority. स्पेशल मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेजोरिटी होता है जब हम बात करते हैं। क्यों इतना हो जाता है? क्योंकि मैंने इसके कैटेगरी भी बताया, द 1, 2, 3 एंड द 4। हम जब स्पेशल मेजोरिटी 1 की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी 1 की बात करते हैं, इट इज स्पेशल और यूनिक, क्योंकि ये यूनिक है 1 वाला, इसे यूनिक स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। इट डेडिकेटेड टू द राज्यसभा। ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ये राज्यसभा के लिए स्पेशली बना हुआ है। क्यों? हमें पता है, अगर आर्टिकल 249 की हम बात करें, आर्टिकल 249 में क्या बोला गया? एनी चेंजेस और एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेट लिस्ट, अगर उसमें यूनियन कुछ चेंज करना चाहता, द फर्स्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, वो राज्यसभा को डायरेक्टली पावर दिया गया। आपको पता 3 तरीके के लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। अगर यूनियन के सब्जेक्ट में कुछ भी लाना तो यूनियन गवर्नमेंट लाएगी, स्टेट के लिस्ट में कुछ चेंजेस लाना या कोई प्रोविजंस में लाना है तो स्पेसिफिक स्टेट अपने लिए लेकर आएगी। अगर पर्टिकुलर हमें नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल नीड की जरूरत में हमें स्टेट लिस्ट के प्रोविजन में कुछ लाना है तो वो पावर किसे दिया गया? राज्यसभा को दिया गया। अगर स्टेट नहीं ला रही है, लेकिन ऐसा प्रोविजन में पूरे देश में कानून लाना चाहती है और बहुत स्टेट में ऐसा चीज है कि नहीं, इस पे पार्लियामेंट को और लोकसभा को लाना चाहिए नियम, गवर्नमेंट को नियम लाना चाहिए फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस, फॉर द नेशनल नीड, तो ये पावर दिया गया राज्यसभा को। क्योंकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। तब वहां पे अंडर आर्टिकल 249 हम एक रिजोल्यूशन, एक बिल लेकर आएंगे फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस, और वहां पे जो बिल पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 के नाम से पास होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन और क्या बनता है? अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, आपने पढ़ा है कि 3 तरीके के सर्विसेज होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 तरीके का सर्विस है। इफ देयर इज नीड टू
एड मोर सर्विसेज रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका जो पावर दिया गया है वो राज्यसभा को दिया गया है। अब राज्यसभा इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहती है तो वो अपने पे रिजोल्यूशन या बिल लेकर आएगी। अब वो जो बिल और रिजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 के प्रोसीजर और जो नियम कानून है उससे पास होगा। देन दिस बिल ट्रांसफर टू द लोकसभा। समझ में आ गया? फॉर दिस इज द यूनिक स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि राज्यसभा को यहां पे पावर दिया गया। एंड दिस टू इंपॉर्टेंट कंडीशन, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। अब क्या होता है यहां पे, कैसे बिल पास होगा? बिल विल पास 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका 50% अगर आप देखें, मोर देन 50%, 2/3 ऑफ द मेंबर्स। मानकर चलिए 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राष्ट्र, इसका एग्जांपल आप कैसे भी ले सकते हैं कि अगर 200 है, 200 का 210 है, 210 का 2/3 कर दीजिए को लगभग 140 लोग बिल पास कर दिए। तो दिस इज द एग्जांपल। तो ये रखिएगा, इसी को यूनिक बोला जाता है। और ये क्या कहा जाता है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द रिजोल्यूशन पास्ड। फिर आप उस पर पार्लियामेंट अपना कानून लेकर, प्रोविजन लेकर आए। अंडरस्टैंड? तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, इसको यूनिक मेजोरिटी टाइप 1 भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली राज्यसभा को पावर दिया गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम जो अभी पढ़ेंगे सेकेंड, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान आर्टिकल 368 से जो भी अमेंडमेंट होता है थ्रू दिस मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन को फॉलो किया जाएगा तभी बिल या कभी संविधान में संशोधन किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 360 आपने पढ़ा है कि 3 तरीके से बिल अमेंड हो सकता है या संविधान अमेंड हो सकता है। अब वो अमेंडमेंट का तरीका बताया गया, इसमें स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या कंडीशन बताया गया? पहला अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 368। ओके, अब इसमें जो बताया गया है वो इंपॉर्टेंट चीज है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये पहला कंडीशन है। एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्राइटेरिया कंडीशन फॉलो हो, ये नहीं होगा तब भी बिल अमेंड नहीं हो सकता। अगर ये फॉलो हो, ये ना हो, तब भी नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल 368 को अमेंड के थ्रू अमेंड कर सकते हैं अंडर द स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। क्या है इंपॉर्टेंट? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब अगर इसी को देखें, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, टाइप 3, ये भी आर्टिकल 368 का एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि ये भी तरीका है अमेंडमेंट करने का। इसमें क्या क्या गया, ये फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो किया जाएगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो दूसरा कंडीशन है वो है मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास, स्टेट लेजिस्लेचर पास। तो कहने का मतलब ये कंडीशन लागू होगा जब हम टाइप 3 की बात करेंगे, और ये कंडीशन ये तब लागू होता है जब आप कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना चाहते हैं, ऐसा चीज जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंपैक्ट करे, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर को लेकर या जीएसटी को लेकर ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन किया गया था, तो स्टेट से भी आपको बिल पास कराना होगा। जैसे भारत में अभी 28 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट प्लस 1, कहने का मतलब आपको 15 स्टेट आपके फेवर में चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। इससे नीचे रहेगा तो ये कंडीशन नहीं लागू होगा। तो अगेन देयर इज नो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 जब हम स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3
हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन फॉर द टाइप 2 एंड टाइप 3, लेकिन दूसरा कंडीशन दोनों के लिए अलग है। वहां पे हम मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और जब हम टाइप 3 की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर का मोर देन द 50% वहां से पास होना चाहिए। और क्राइटेरिया क्या है कि हमें पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत जरूरत है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मेजोरिटीज ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है आर्टिकल 368 में 3 तरीके से हमें बताया गया कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला सिंपल मेजोरिटी, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, देयर इज नो एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, and third one is the special majority with ratification from states। अगर इसका एग्जांपल देखिएगा, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारा जो चेंज करते हैं नेम वो सब सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। अगर यहाँ पे हमने भी बात किया स्पेशल मेजोरिटी, रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब क्राइटेरिया, एंड द फेडरल स्ट्रक्चर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट। हमने हर मेजोरिटी को समझा और बहुत बेसिक में समझा जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगेन आई एम रिकॉलिंग, अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस बेसिक यही है कि 50% ज्यादा चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और एक कोरम है उसको फॉलो करना है। दूसरा इफेक्टिव की बात करें, मोर देन द 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। जितना मेंबरशिप है उसके उसे आप वैकेंट सीट को माइनस कर दीजिए, उसका मोर देन द 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, द मोर देन द 50% ऑफ टोटल हाउस मेंबरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंट और वैकेंट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, जो एक बिल को लॉ बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन द मेजोरिटी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू पास ए रेजोल्यूशन, बिल, लॉ, कुछ भी पास होने के लिए हमें एक मिनिमम नंबर वोट्स चाहिए। And this concept give you the whole idea regarding the parliamentary structure कि बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है और कैसे पास होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक कंसेप्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स, और जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। वो आपको मदद करेगा, आपके प्रिपरेशन को एक तरीके से और भी इनरिच करेगा, साइन करेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।